लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे अभी तक सभी लोग वेट कर रहे थे कि कोई भी रेस्क्यू टीम आके उन्हें रेस्क्यू कर लेगी, लेकिन अब तक इनके पास कोई भी नहीं पहुंचा था। इसी कंटिन्यूटी के साथ में एपिसोड नंबर 5 की शुरुआत होती है, जहां पे हम मिशन वाले ग्रुप को देखते हैं। आर्ची वाली गर्ल अपने भाई को ढूंढते हुए फर्स्ट और सेकंड फ्लोर पे पहुंचती है। ये लोग ज़ॉम्बी से फाइट करते हुए आगे बढ़ते हैं, लेकिन फिर भी इस गर्ल को अपना भाई नहीं मिलता है। जिसके बाद सीन क्लासरूम में शिफ्ट होता है। सभी लोग अब ये वेट कर रहे थे कि हमें रेस्क्यू करने के लिए अब कोई होप नहीं बची। अब यहाँ से या तो हमें खुद निकलना पड़ेगा या फिर हम खुद भी ज़ॉम्बी बन जाएंगे। इधर दूसरी तरफ पॉलिटिशियन, जिसे कि ओंजो के फादर ने बचा लिया था, यहाँ पे हेलीकॉप्टर आके इन सभी को अपने साथ ले जाता है। यहाँ हम प्रेसिडेंट की मॉम को देखते हैं, जिन्हें अब सिटी की सारी न्यूज मिलती जाती है कि कैसे ज़ॉम्बी ने पूरे शहर को खत्म कर दिया है। हर जगह कॉन्फ्रेंस होती है। इसी के साथ में मार्केट गिरता जाता है। शेयर्स पूरी तरीके से डूब चुके थे, यानी कि कोरिया की हालत बद से बदतर होती जा रही थी। कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे कि कोरिया में रहने वाले लोग हमारी सिटी में एंटर नहीं करेंगे। इसका रीजन ये था कि दूसरी सिटी में रहने वाले लोग भी इन्फेक्टेड हो जाएंगे। उन्हें ये लग रहा था कि छूने से ये वायरस फैलता जा रहा है। जहाँ दुनिया सीरियस होती जा रही थी, वहीं पे कुछ लड़कों ने इस चीज को मजाक बना लिया था और देखते ही देखते लोगों को डरा के ट्रेन में इसके वीडियो क्लिप्स भी निकालने स्टार्ट किए। एक बड़ी कॉन्फ्रेंस मीटिंग होती है, जहाँ पे डिसाइड किया जाता है कि अब इन्हें आगे क्या करना है। फोर्स को तो इन्होंने ऑलरेडी काम पे लगा रखा है, लेकिन सोशल मीडिया को ये लोग कैसे कंट्रोल करेंगे। क्लासरूम में यहाँ ओंजो अभी भी वेट कर रही थी कि सान और सुयोग साथ में आएंगे, लेकिन सुयोग जब अकेला आता है तो ओंजो पूछती है कि अब आखिर सान कहाँ रह गया। यहाँ हम सान को देखते हैं, जो कि इंसू से भाग रहा था। ये दोनों ही लाइब्रेरी में पहुँच जाते हैं। लाइब्रेरी में अभी भी एक लड़का ऐसा था जो कि इन्फेक्टेड नहीं था। यहाँ सान और इंसू दोनों ही ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं। ये लड़का पहले सान को नीचे गिराता है, लेकिन उसके बाद इंसू कहाँ एक अच्छा लड़का था, वो इस लड़की को नीचे गिरा देता है। और अब इंसू सान के पीछे पड़ जाता है कि ला मुझे चुपचाप से फोन दे दे, फोन के अंदर जो तूने वीडियो बनाया है उसे डिलीट कर दे, नहीं तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। सान कहता है कि तू बहुत बुरा लड़का है और तेरी असलियत मैं सबके सामने लाके रहूंगा। जिसके बाद इन दोनों के बीच फाइट होती है। इंसू अब इस पोजीशन के अंदर था कि वो सान को नीचे गिराने ही वाला था, लेकिन इसके बदले सान पलट जाता है और इंसू नीचे गिर जाता है, लेकिन फिर भी इंसू बच चुका था। जिसके बाद तो अब सान के हाथ में जो मोबाइल फोन था, उसी से वो इंसू की आँख फोड़ देता है और अपनी जान बचा के आगे की तरफ भागने लगता है। यहाँ हम उस लड़की को भी देखते हैं, जो कि टेरेस पे इतने टाइम से थी। उस लड़की को भी ज़ॉम्बी ने बाइट किया था, लेकिन फिर भी वो पूरी तरीके से इन्फेक्टेड नहीं हुई थी। यहाँ सान जब अपनी जान बचाने के लिए बुक शेल्फ के ऊपर भागने लगता है, तो एक टाइम ऐसा आता है कि वो नीचे गिर जाता है और इन बुक शेल्फ के अंदर ही दब जाता है। उसके बावजूद भी कैसे तैसे वो अपनी जान बचा के बाहर निकलता है और उसके बाद वाटर पाइपलाइंस के अंदर बैठ जाता है। यहाँ पे हम मिशन के ग्रुप को देखते हैं। ये लोग अपनी जान बचा के फर्स्ट एड रूम में पहुँच जाते हैं। इन्हें कंप्यूटर दिखने पे लगता है कि शायद हम किसी से कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ का सारा इंटरनेट और इमरजेंसी लाइंस बंद कर रखी थी। सान के पास जो फोन था उसके अंदर भी बैटरी काफी कम थी। दूसरी तरफ हम एक कॉन्फ्रेंस के अंदर मेजर को बोलते हुए सुनते हैं कि सोशल मीडिया पे प्रैंक्स को रोकने के लिए इन्होंने सारी इमरजेंसी लाइंस को क्लोज कर दिया है। यही कारण था कि सान अब इस फोन से इमरजेंसी कॉल भी नहीं कर पा रहा था। सान इस कंडीशन में था कि वो ना तो यहाँ से बाहर निकल सकता था, ना ही किसी से हेल्प ले सकता था। इधर क्लासरूम के अंदर दो लड़कियाँ बैठ के बात करने लगती है कि ओंजो और सान डेट किया करती थी। इसी कारण सुयोग यहाँ पे ओंजो के पास जाता है और कहता है कि मुझे बहुत बुरा लगा, मुझे सान को अकेले छोड़ के आना ही नहीं चाहिए था, काश मैं उसे अपने साथ ही ले आता। ओंजो को लगता है कि वो अब सान को नहीं खो सकती है, पहले ही उसकी एक दोस्त उससे दूर जा चुकी है। इसी कारण वो क्लासरूम में बैठे एक लड़की से कहती है कि तुमने ड्रोन बनाया था ना, उसके कुछ पार्ट्स बाकी थे, तो वो सारे क्या हमें साइंस लैब में मिल सकते हैं। जहाँ पे प्रेसिडेंट कहती है कि वो अगर तुम्हें मिल भी जाएगा तो इससे फायदा क्या होगा। ओंजो कहती है कि फायदा तो कुछ भी नहीं होगा, लेकिन बस मुझे इस चीज की तसल्ली हो जाएगी कि इस टाइम पे सान जिंदा भी है या वो भी ज़ॉम्बी बन चुका है। आपस में सभी लोग डिसाइड करते हैं कि ऊपर साइंस लैब तक जाएगा कौन। ओंजो के साथ में एक लड़का तैयार हो जाता है, क्योंकि उसे ही पता था कि ड्रोन में जोड़ने की बाकी चीजें कहाँ रखी हुई है। आखिर में ओंजो के साथ एक लड़का साइंस लैब के लिए निकल पड़ते हैं। यहीं पे दो लड़कियाँ बात करती है कि अभी उनके पेरेंट्स इस टाइम पे क्या कर रहे होंगे, लेकिन असल के अंदर तो इस शहर में कोई बचा ही नहीं है जो कि ज़ॉम्बी बना हो। जिसके बाद हम डिटेक्टिव और पुलिसमैन को देखते हैं। ये लोग भी अपनी जान बचा रहे थे और इनका मेन मिशन स्कूल तक पहुँचना था एंटीडोट लेने के लिए। इन्हें एक कार दिखाई देती है, लेकिन ये लोग कार को नहीं चला पाते। इसी कारण भागते हुए पहुँच जाते एक रेस्टोरेंट के अंदर, और ये रेस्टोरेंट था सान का, जहाँ पे इनका वेलकम ऑलरेडी एक हाथ बंधी हुई ज़ॉम्बी करती है। कुछ ही देर के अंदर उस पुलिस वाले को दिखाई देता है कि यहाँ तो एक छोटा सा बच्चा भी है। डिटेक्टिव आगे जाता है और उस बच्चे की तरफ देखता है कि ये बच्चा अभी तक ज़ॉम्बी नहीं बना है, बल्कि इन्फेक्टेड भी नहीं है, और ये बच्चा बहुत जोर से रो रहा है, ऊपर से डिहाइड्रेट भी हो चुका है। वो पुलिस वाले को जाके फ्रिज में से दूध लाने के लिए बोलता है। हम यहाँ ओंजो को देखते हैं, जो कि इस टाइम पे साइंस लैब में थी। हमें एक सीन दिखाया जाता है कि वो ही व्हाइट कलर का चूहा, जिसने कि अब तक सभी को ज़ॉम्बी बना दिया था, वो ओंजो के पैर पे चढ़ रहा था। अब आखिर उसने ओंजो को बाइट किया या नहीं किया, ये तो हमें आगे
पता चलेगा। प्रेसिडेंट और सुयोग यहाँ पे अभी भी वेट कर रहे थे, जहाँ पे ये दोनों अकेले ही साथ खड़े थे और एक दूसरे की केयर करते हुए बातें कर रहे थे। दूसरी तरफ सान यहाँ पे बड़ी मुसीबत में फंसा हुआ था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अगर वो शोर करेगा, दरवाजा खोलेगा तो फिर भी ज़ॉम्बी उसके ऊपर अटैक करेंगे। देखते ही देखते सान को सारा फ्लैशबैक आने लगता है और आखिरकार वो सारी हिम्मत जुटा के नीचे तक पहुँचता है और दरवाजे को जोर से धक्का मारता है। उसके पीछे ज़ॉम्बी पड़ते भी है, लेकिन फिर भी वो वहाँ से भाग निकलता है। आखिरकार ऑन्जो और उसके साथ एक लड़का वापस से क्लासरूम में पहुँच जाते हैं सारी चीजें लेके। ये लोग ड्रोन को भी बना चुके थे और उसके ऊपर एक हेल्प का नोट लिख देते हैं। ऑन्जो इसे फ्लाई करने के लिए बोलती है। ये ड्रोन जैसे जैसे आगे बढ़ता है तो क्लास में बैठे सारे बच्चों को पता चलता है कि स्कूल के अंदर कोई भी नहीं बचा है, हर तरफ ज़ॉम्बी घूम रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ हम मिजिन को देखते हैं और अब इसे भी लगता है कि शायद अब हमें यहाँ से भाग निकल जाना चाहिए और इस एथलीट के भाई को नहीं ढूंढना चाहिए। तभी यहाँ पे ये एथलीट बोलती है कि हमें आर्चरी रूम में जाना चाहिए। वहाँ पे एक ऐसा इमरजेंसी फोन रखा है जिसमें नेटवर्क की कोई जरूरत नहीं है, वो सीधा मिलिट्री के पास जाएगा। इसी के कारण ये चारों फर्स्ट फ्लोर से जंप करने के बारे में सोचते हैं। चारों इस रूम से बाहर निकलते हैं और एक दूसरे को कवर करते हुए फर्स्ट फ्लोर से नीचे जंप मारते हैं। आखिर में ये एथलीट गर्ल एक ज़ॉम्बी को हिट करते हुए निकलती है। यहाँ पे जब ड्रोन चल रहा था तो इन्हें बहुत सारे ज़ॉम्बी दिखते हैं, लेकिन तभी एक लड़के का ध्यान इस एरो पे जाता है और वो कहता है कि जरा इसे जूम करो, आखिर ये एरो इस ज़ॉम्बी के अंदर लगा कैसे। तब हमें पता चलता है कि एथलीट गर्ल और ये लड़का आपस में भाई बहन है। ये एथलीट गर्ल अपने भाई को ढूंढ रही है और इस लड़की को भी पता चल जाता है कि इसकी बहन भी अभी तक जिंदा है। कुछ दूर आगे जाने के बाद ये ड्रोन इन्हें ये भी दिखा देता है कि सान भी अभी तक नहीं मरा है, वो जिंदा है और ज़ॉम्बी नहीं बना है। अब जब इनके पास सारी क्लियरिटी थी तो इन्होंने सोचा कि इस ड्रोन को थोड़ा बाहर भी लेके जाना चाहिए, क्या पता कोई भी हमें देख ले। लेकिन बाहर जाने के बाद हाल तो और खराब थे, हर जगह गाड़ियों का एक्सीडेंट हो रखा था। तभी इनमें से एक लड़की को अपने पेरेंट्स की गाड़ी दिखाई देती है। सब लोग कहते हैं कि हो सकता है कि ये गाड़ी खाली हो, तुम्हारे पेरेंट्स इसमें ना हो। लेकिन आगे जाने के बाद ड्रोन के थ्रू जो इमेज आती है उसी के कारण ये लड़की जोर जोर से रोने लगती है, क्योंकि इस लड़की के पेरेंट्स जो कि इस गाड़ी में बैठे थे वो भी इन्फेक्टेड हो चुके थे। यहाँ हम पॉलिटिशियन को देखते हैं जो कि फाइनली रेस्क्यू होके उतर चुके थे। ये क्वारंटाइन सेंटर था, लेकिन यहाँ की सिक्योरिटी बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थी। कोई भी इन्हें पॉलिटिशियन नहीं मान रहा था और न ही कोई VIP ट्रीटमेंट दे रहा था। इन्हें एक रूम में रख दिया गया और जब तक इनका टेस्ट नहीं होता तब तक इन्हें दूसरी जगह पे नहीं ट्रांसफर किया जाएगा। जिसके बाद हम लाइब्रेरी का सीन देखते हैं, जहाँ पे इस टाइम पे इंसू था। हालांकि इस टाइम तक इंसू को भी एक ज़ॉम्बी बन जाना चाहिए था, लेकिन फिर भी वो ज़ॉम्बी क्यों नहीं बना। सारे के सारे ज़ॉम्बी उसको मारने के लिए, बाइट करने के लिए आते हैं, लेकिन उसे स्मेल करके वापस से पीछे हट जाते हैं। इंसू अपने आप को देखता है और उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो आखिर इन्फेक्टेड है भी या नहीं है। और तब जाके हमें मिस्टर ली की वापस से एक डॉक्यूमेंट्री दिखाई जाती है। मिस्टर ली का कहना था कि कुछ वायरस ऐसे भी होते हैं जो कि बॉडी में एंटर करने के बाद उसी के जैसे बन जाते हैं। हालांकि वो ज़ॉम्बी तो है, लेकिन बिहेव वो इंसानों के जैसा करेगा। इस वायरस को बनाने का कॉन्सेप्ट यही था कि जो कमजोर इंसान है, जो डरे हुए इंसान है, वो स्ट्रॉन्ग बन जाए। लेकिन जो इंसान ऑलरेडी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और ऑलरेडी बुरे हैं, तो वो और कितना बुरे बनेंगे। इसी कारण ये वायरस इन्हीं की बॉडी में, इन्हीं के बिहेव जैसा बन के रह जाता है। सान इस टाइम तक तो सेफ था, लेकिन इंसू को जब होश आता है और उसे पता चलता है कि कोई भी ज़ॉम्बी उसके आसपास नहीं आ रहा है और इसी के साथ में वो होश में भी है, तो वो खुद के कपड़े बदलता है और सान से बदला लेने के लिए वहाँ से तेजी से भागने लगता है। और इसी के साथ ये शानदार एपिसोड गाइस यहीं पे खत्म हो जाता है। तो क्या ये ज़ॉम्बी बनने के बावजूद भी ज़ॉम्बी है या नहीं है, इन सारी चीजों की क्लैरिटी हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगी। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा।